प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका ब्लास्टर स्टोरीज में स्वागत है। आप भी सोचते होंगे कि पागल कौन इंसान है, ना हम इसकी वीडियो लाइक करते हैं, ना देखते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, फिर भी आ जाता है रोज वीडियो डालने। कोई बात नहीं दोस्तों, कभी ना कभी तो आप मेरी वीडियो जरूर देखेंगे, लेकिन मैं तो ऐसे ही वीडियो डालकर रहूंगा। धन्यवाद। कहानी सुनिए। किसी समय एक गांव में पीरू नाम का एक दर्जी रहता था। गांव वालों के कपड़े सीकर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन जब वह नियमानुसार हौसले पर बैठा कपड़ा सी रहा था, इतने में यहां एक आम बेचने वाला आया। आम को देखते ही पीरू के मुंह में पानी भर आया। उसने आम बेचने वाले को बुलाया और एक दुवन्नी देकर 2 आम खरीदे। फिर उन्हें काटकर खाने की तैयारी करने लगा। इस बीच में कई मक्खियां आकर आम के टुकड़ों पर बैठ गई। उनको देखते ही पीरू को बहुत गुस्सा आया। मैंने किस मेहनत से आम को काट रखा है और इन मक्खियों को इस पर आकर बैठा था। कैसे इनका साहस है, अब देखो मैं इन्हें कैसा मजा चुकाता हूं। कहते हुए जो कपड़ा वह सी रहा था उसे गुस्से से उठाकर थप से उन आम के टुकड़ों पर पटक दिया। चोट खाकर मक्खियां जहां की तहां मर गई। मुश्किल से 2-3 मक्खियां ही बच सकी होंगी। पीरू को तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? शूर, शिरोमणि, वीरांगनी, मुझसे बड़ा बुद्धिमान और बलवान दूसरा कौन है? फिर उसने गौर से मरी हुई मक्खियों को गिना। बराबर 100 निकली। यह देखकर पीरू घमंड से चिल्ला उठा, एक ही बार में 100 जीवों का संहार कर दिया। मेरा ऐसा वीर लोक में दूसरा और कौन होता है? कहा मैं ऐसा वीर और कहा यह दर्जी का काम। मुझे तो दुनिया का उद्धार करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। असल में मेरे रहने के लायक ये जगह नहीं है। पीरू जो कपड़ा सी रहा था उनको उसने वहां का तहां छोड़ दिया। फिर उनमें से एक लंबा सफेद कपड़ा लेकर उस पर बढ़िया रंगीन डोरे से कसीदा काट दिया और एक बार में 100 जीवों का संहार करने वाला वीर शिरोमणि पीरू 101 सरदार उपाधि की ये गली पट्टी गले में डालकर पीरू सीधे बाजार चला गया। लोग उसके गले में पट्टी को पड़ते और हंसते हुए चले जाते। बाजार से पीरू ने एक चिड़िया और कुछ मक्खन खरीदा और वह देश भ्रमण को निकल पड़ा। शाम होते होते पीरू एक जंगल में पहुंचा, लेकिन उसका कलेजा धक धक कर रहा था कि कहीं से कोई बाघ सिंह निकल आया तो क्या करेगा। फिर सोचा कुछ भी हो, अब फिर से घर का मुंह नहीं देखूंगा। रात हो गई और वह एक पेड़ के नीचे सो गया। सवेरा हुआ, पीरू निरापाद उठकर बैठा। और चिड़िया मक्खन को लेकर वह आगे बढ़ने लगा। जाते जाते पीरू को एक पहाड़ दिख पड़ा। उस पर एक गुफा थी। उस गुफा में कहीं किसी का नामो निशान भी नहीं था। अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ कुछ देर के लिए थकान दूर कर लूं, यह सोचकर पीरू वहां लेट गया। वह गुफा एक राक्षसी की थी। उस समय वह राक्षसी आहार की खोज में कहीं बाहर गई हुई थी। यह बात पीरू को कैसे मालूम होती? कुछ देर बाद पीरू को आकाश फटने की सी आवाज सुनाई पड़ी। थर-थर कांपते हुए बाहर आकर उसने देखा। देखते ही उसकी नानी मर गई। एक ब्रह्म राक्षसी लंबे लंबे डग बढ़ती हुई नथनों के फटकार सूंघती और गरजती हुई आने लगी। आदमी गंध, कहाँ है? पीरू को कुछ नहीं सूझा। भागने की गुंजाइश थी ही नहीं। चाहे जिस तरह हो, किसी उपाय से इस ब्रह्म राक्षसी को जीतना ही चाहिए, इसका उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। इतने में ब्रह्म राक्षसी वहां आ गई और गरज को बोली, कौन हो तुम? मेरी गुफा में प्रवेश करने का साहस तुमने कैसे किया? देखो अब मैं तुम्हारी क्या हालत बनाती हूं। पीरू ने साहस का नाटक करते हुए कहा, अरे डायन, मैं कौन हूं? क्या तू
जानती है, देख पहले तो ले, इसे पढ़, कहकर उसने अपने गले की पट्टी उसके सामने कर दी। ब्रह्मरक्षी ने उसे पढ़ा और वह ठठाकर हंस पड़ी। वाह खूब, देखने में तो तुम एक छोटे सी पिद्दी के बराबर भी नहीं मालूम होते। क्या तुमने एक ही बार में 100 जीवों का सार किया था? अच्छा तो हम दोनों आपस में ताकत की आजमाइश कर लेते हैं, तैयार हो जाओ। इस प्रकार ब्रह्मरक्षी ने पीरू को ललका। वीर शिरोमणि पीरू ने भी अकड़ कर शान के साथ कहा, बहुत अच्छा। फौरन राक्षसी तालाब में घुसी और 2 बड़े बड़े पत्थर उठा लाई। फिर पीरू के हाथ में देकर बोली, यह लो, मैं इस पत्थर को ऊपर फेंकती हूँ, तुम इसको फेंको। जिसका पत्थर दूर जाएगा उसी की जीत मानी जाएगी। अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अगर हार गए तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। राक्षसी ने जो पत्थर फेंका वह सनसनाता हुआ आकाश में चला गया और फिर आधे घंटे के बाद उनके सामने आ गिरा। यह देख पीरू का कलेजा धक से रह गया। क्या वह इतना काम कर सकेगा? फिर भी धैर्य का नाटक करते हुए उसने एक उपाय सोचा। राक्षसी की नजरों से बचाकर उसने अपने हाथ का पत्थर पास ही फेंक दिया और जेब में से चिड़िया को निकाला और आकाश की ओर हाथ उठाते हुए बोला, वह देखो, कहकर उसे आकाश में उड़ा दिया। चिड़िया को मौका मिल गया, वह फुर से उड़ गई और फिर कहीं दिखी नहीं। उस भोली बाली राक्षसी ने यह चालाकी तो नहीं देखी, बस विश्वास कर लिया कि शत्रु से ने पत्थर ही फेंका है। यह सोचकर वह आंखें फाड़े आसमान की ओर देखने लगी कि पत्थर कब गिरता है। पीरू ने भी उस पत्थर की प्रतीक्षा का बहाना किया। यह पत्थर होता तो तब वो वापस आता। इस तरह दोपहर गई और पत्थर का कोई पता न लगा। ये देख ब्रह्मरक्षसी कहने लगी, तुम्हारी शक्ति की जांच करने के लिए मैं एक और होड़ लगाऊंगी, उसमें जीतना होगा। चालाक पीरू ने उसकी बात मान ली। इस बार ब्रह्मरक्षसी 2 पत्थर उठा ले आई। फिर उन पत्थरों में से पानी निकालने की बात ठहरी। राक्षसी ने अपनी सारी ताकत लगाकर पत्थर को मसला, पीसा, उसमें से 4-5 बूंदे पानी की नीचे गिरी। पीरू को एक और उपाय सूझ गया। आंख बचाकर पत्थर को तो उसने बगल में फेंक दिया और जेब में से मक्खन निकालकर उसे खूब मसला, जिससे दरदर पानी गिरने लगा। इस चालाकी को तो सच समझकर ब्रह्मरक्षसी पीरू के पैरों में गिर गई और गुफा छोड़कर भाग खड़ी हुई। कुछ देर बाद पीरू भी वहां से चल पड़ा। जाते जाते वह शहर में पहुंचा और एक चौपाल पर लेट गया। थका हुआ तो था ही, लेटते ही उसे नींद आ गई। उस शहर का नाम कल्याण नगर। वीर सिंह नामक एक राजा उस पर राज करता था। पीरू जिस चौपाल पर पड़ा हुआ था वह उस नगर के मंत्री का था। किसी काम से मंत्री बाहर आया और चौपाल पर पड़े हुए पीरू को देखा और उसके गले में की पट्टी को पढ़ने लगा। ऐसा वीर शिरोमणि हमारे राज्य में आए, ये तो बड़ा शुभ संयोग है। यह सोचकर मंत्री फौरन पीरू के पास आया और जगाकर उसे राज दरबार ले गया। राजा भी ऐसे वीर बहादुर को पाकर बहुत खुश हुआ। राजा दुर्ग ही में उसके रहने आदि का सुप्रबंध कर दिया गया। एक दिन राजा ने पीरू के पास एक खबर भेजी, इस गांव के बाहर 2 राक्षस रहते हैं, वो लोग भारी दुष्ट हैं, दोनों अभी राज्य में हलचल मचाए हुए हैं, उन्हें मारकर विजय प्राप्त करो। सेना जितनी चाहिए ले जाओ, तुम्हें तो एक बार में 100 जीवों को सार करने वाले हो, फिर 2 को मारना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। इस तरह राजा ने उसे प्रोत्साहित किया। चतुर चालाक पीरू साहस करके तैयार हो गए और 20 सैनिकों को लेकर राक्षस को मारने के लिए निकल पड़ा। इन 20 सैनिकों को लेकर वह राक्षसों के निवास स्थान से 50 गज की दूरी पर रुका और सैनिकों को बिगुल बचाते ही पास आने की हिदायत दे करके अपनी जेब में छर्रों की कुछ गोलियां रखकर वह
अकेला ही राक्षस के पास चला गया। एक पेड़ के नीचे दोनों राक्षस सोए खर्राटे भर रहे थे। पीरू चुपचाप किसी प्रकार के आहट के बगैर उस पेड़ पर चढ़ गया और मजबूत डालियों के बीच छिप कर बैठ गया और जेब से सर्रे निकालकर एक एक करके दोनों पर डालने लगा। गोलियां लगते लगते कुछ देर के बाद वे दोनों उठ गए और एक दूसरे को मुक्का मुक्की करने लगे। फिर लड़ाई बढ़ी। अब क्या था, घमसान युद्ध छिड़ गया और देखते देखते दोनों राक्षस वहीं ढेर हो गए। पीरू को अब यकीन हो गया कि दोनों राक्षस निश्चय ही मर जाएंगे। तब ये पेड़ से उतरा और उसने सीटी बजाई। 200 सैनिक धपाधप करके उसके सामने आकर खड़े हुए। ये खबर बिजली की तरह शहर में फैल गई। भीड़ की भीड़ वहां आकर जमा गई और सब लोग पीरू को प्रशंसा करने लगे। इतने में मंत्री को साथ लेकर राजा भी आ पहुंचा और पीरू को अनेक तरह के सम्मान करके उसने अपना राज्य दे दिया। यूं कुछ दिन गुजर गए। एक दिन उस राज्य में एक भयंकर भालू घुस आया। उसके सामने जो भी पड़ जाता वह भालू उसके ऊपर टूट पड़ता और उसे जान से मार डालता था। उसे वश में लाना किसी के बूते की बात नहीं हो रही थी। राजा ने ये देखकर अब यह काम किसी से नहीं हो सकता, वीर शिरोमणि पीरू के पास ही खबर भेजी। किसी न किसी तरह इस भालू को मारकर तुम्हें पुण्य संचय करना होगा। अगर तुमने इस भालू को मारा डाला तो सिर्फ बाकी आधा राजा नहीं, मैं अपनी बेटी की भी तुम्हें ब्याह दूंगा। राजा ने ये वचन दिया। चतुर चालाक पीरू ने सोचा यह तो बहुत ही अच्छा है। उसने शहर के बाहर एक कमरा बनवाया। फिर पहले की तरह 20 सैनिकों को साथ लेकर चला और एक जगह उन्हें खड़ा करके बिगुल बजाने पर आने की हिदायत कर दी। खुद एक तलवार और कुछ रस्सियां लेकर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर झाड़ियों के बीच किसी के आने की हाट हुई। छिप कर उसने देखा भालू ही था। भालू पीरू को देखकर उछलता हुआ आ रहा था। पीरू डरकर भागा और उसके पीछे भालू भी भागा। पीरू सीधे भागकर कमरे में घुस गया और खिड़की पर चढ़कर बैठ गया। भालू भी कमरे में घुसा। आदमी उसे कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए चुरचुराता हुआ चारों तरफ घूमने लगा। इतने में पीरू ने रस्सी का फंदा बनाकर भालू को ऊपर फेंका। फंदा उसके गले में जा पड़ा और जैसे जैसे पीरू रस्सी खींचने लगा वह भालू के गले में कसती गई। कुछ देर बाद उसकी सांस घुटने लगी और वह छटपटाकर ठंडा हो गया। भालू देर असल मर गया इसका विश्वास जाने पर पीरू खिड़की से नीचे कूदा और अपनी तलवार उसके बदन में घुसेड़ दी। फिर सैनिक से सीटी बजाई। फौरन सैनिक गण वहां पहुंचे। पीरू जब राजधानी में पहुंचा तो उस सबने कहा कि इतना समान वीर आज तो कोई पैदा नहीं हुआ है। राजा और मंत्री पीरू के सामने आए और उसे गजेंद्र पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से शहर भर में घुमाया। दूसरे दिन गगनचुंबी मंडप बनवाया। राजा ने अपनी बेटी से पीरू की शादी कर दी और अपनी समस्त संपत्ति उसे दान कर दी। अब पीरू राजा का दामाद बन गया और कल्याण नगर का राजा कहलाने लगा। देख लिया ना बच्चों, कपड़ा सीने वाला एक मामूली दर्जी अपनी चालाकी से कैसे राजा हो गया। इसीलिए बड़े बूढ़ों ने कहा है कि दैहिक बल से बुद्धि बल कहीं श्रेष्ठ होता है। तुम भी इसे सच कहोगे ना? तो दोस्तों ये थी कहानी। मुझे पता है आप लोग सुनेंगे ना देखेंगे, फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इस कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।